हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस साइन। आप सभी का सक्सेस साइन में स्वागत है। ये क्लास सीटेट सेकंड पेपर के लिए एसएसटी के लिए है और हम लोग आज ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और क्लास 7 की। हम लोग यहाँ पे पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अब इसमें ज़्यादा नहीं रह गया है, बस 2 या 3 दिन इसकी क्लास और चलेगी, ये कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग इसके पहले धरातल के बदलते स्वरूप, उनका जो रूप बदला है उसके बाह्य और आंतरिक कारक को पढ़े थे। आज से हम वायुमंडल शुरू कर रहे हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी सौर परिवार के ग्रहों में अनोखी है, क्योंकि अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सौर परिवार में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। इसका कारण आप बता सकते हैं। इसका कारण है कि पृथ्वी, जल की उपलब्धता, सूर्य की उचित मात्रा में ताप का मिलना और जीवनदायिनी गैसों से युक्त हमारा वायुमंडल। अगर यह वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह वीरान होती। अब आप सोचते होंगे कि वायुमंडल क्या है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो ग्रह है, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है सारे ग्रहों में जिस पे जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे गैसें हैं जो जीवन के लिए, जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं है, जो जीवन के लिए ज़रूरी है। और यहाँ पे पानी है, जिसकी वजह से पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के मिश्रण का एक आवरण यानी घेरा है। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों का मिश्रण का एक आवरण है जिसे वायुमंडल कहते हैं। आवरण अर्थात घेरा है जिसे वायुमंडल कहते हैं, जो कई सौ किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल पृथ्वी के साथ क्यों टिका हुआ है? वायुमंडल पृथ्वी के साथ क्यों टिका हुआ है? आप जानते हैं कि पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। जाहिर सी बात है, पृथ्वी पे आकर्षण शक्ति है जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इसी के कारण वह सारी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है और वायु गैस के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है। अतः पृथ्वी के आकर्षण शक्ति वायु कि इन गैसों को आकर्षित कर वायुमंडल को पृथ्वी के साथ टिकाए हुए हैं। क्यों नहीं ये वायुमंडल, क्यों नहीं ये गैसें अन्यत्र कहीं चली जाती, लेकिन इस पृथ्वी में ये जो गुण है गुरुत्वाकर्षण का है, जो गुरुत्वाकर्षण है ये पृथ्वी की ये गुण है कि वो सभी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, उनमें आकर्षण शक्ति होती है जिससे गैसें आकर्षित कर वायुमंडल को पृथ्वी के साथ टिकाए रखती हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का मिश्रण आवरण घेरा है जिसे वायुमंडल कहते हैं, जो कई सौ किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल का संगठन सामान्य रूप से वायु कई प्रकार की गैसों से मिलकर बनी होती है, परंतु इनमें 99% भाग 2 प्रमुख गैसों का है, जिनमें नाइट्रोजन 78% तथा ऑक्सीजन 21% है। शेष 1% आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन आदि सम्मिलित हैं। इस लोगों को पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कितना है। यही 2 मुख्य हैं, प्रमुख हैं। उसके बाद जो शेष है वो 1% में आते हैं। क्या क्या? आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन आदि सम्मिलित हैं। क्या आप जानते हैं जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? अब आप लोग बताइए, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस ही वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। इसका क्या लाभ है? आप लोगों को पता होगा कि नाइट्रोजन का क्या लाभ होता है। नाइट्रोजन पौधों के लिए आवश्यक होती है, जाहिर सी बात है, जिसे वातावरण से पौधे सीधे नहीं ग्रहण करते हैं, बल्कि मिट्टी व पौधों में पाए जाने वाली बैक्टीरिया के द्वारा लेते हैं। दूसरे, नाइट्रोजन की अधिक मात्रा आग लगने की संभावना कम करती है। अगर नाइट्रोजन गैस न रहे तो आग पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो जाए, तो जब नाइट्रोजन की अधिक मात्रा आग लगने की संभावना को कम करती है। तो अगर नाइट्रोजन के स्थान पर ऑक्सीजन सर्वाधिक अधिक मात्रा में मिलती तो क्या होता? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। वायुमंडल में गैसों के अलावा जलवाष्प, धूल के कण भी पाए जाते हैं, क्योंकि वायुमंडल में तो सभी चीज़ें हैं, तो इसमें गैसों के अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं? जलवाष्प होते हैं, धूल के कण होते हैं। धूल के कण जल कणों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे जल बूंदों का निर्माण होता है। बादल, वर्षा, कोहरा आदि इन्हीं के कारण संभव हो पाता है। ये देखिए, ये है कि
ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% और अन्य सभी 0.04%। आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा दी गई है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछ ली जाती है, आप लोग देख लीजिए 0.03%। ठीक, आगे चलते हैं। वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की परतें, आप जानते हैं कि पृथ्वी वायुमंडल की गैसों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अभी हम लोग पढ़े थे कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति होती है जिससे वायुमंडल का निर्माण, मतलब गैसें रहती हैं। पृथ्वी वायुमंडल की गैसों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं जिससे पृथ्वी के पास वायुमंडल में भारी गैसें पाई जाती हैं और अधिक ऊंचाई पर हल्की गैसें पाई जाती हैं। जो जितनी भारी गैसें होती हैं वह पृथ्वी के करीब होती है, वो पृथ्वी के आसपास होती है, और जो हल्की गैसें होती हैं वो और अधिक ऊंचाई पर मिलती हैं। हल्की गैसें ऊपर रहती हैं, भारी गैसें नीचे रहती हैं। इस प्रकार तापमान और वायुमंडल के घनेपन के आधार पर इसे 5 परतों में बांटा जाता है। किसे? वायुमंडल में 5 परत पाई जाती हैं। हम इसको देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसको देखते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? ये सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। यह परत धरातल के लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। धरातल है पृथ्वी का धरातल है, यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पे ऊंचाई पे ये पाए जाते हैं। धरातल से इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर तक है। धरातल से मतलब अगर आप ध्रुव पर देखेंगे, ध्रुव से इसकी ऊंचाई कम होती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुव से कम होती है 8 किलोमीटर। ये ध्रुव है 8 किलोमीटर। और वहीं विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा पे धरातल से ज़्यादा होती है और ध्रुव पे धरातल से कम होती है। विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर, धरातल से 15 किलोमीटर, ध्रुव पे 8 किलोमीटर तक की ऊंचाई है। यह वायुमंडल का सबसे घना भाग है। इस परत में धरातल से ऊपर जाने पर प्रति 1 किलोमीटर, मतलब आप धरातल पर की तरफ बढ़ेंगे तो प्रत्येक 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 मतलब 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी आती है। आप जैसे जैसे ऊपर हो जाएंगे वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाएगी। तापमान में कमी आती जाती है, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। तो परिवर्तन मंडल आप समझ रहे हैं कि अगर परिवर्तन मंडल पूछ ले तो उसे किसे कहते हैं? क्षोभ मंडल को ही परिवर्तन मंडल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जब जैसे जैसे ही ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ही सेल्सियस की दर से तापमान में कमी आती है। और आप मौसम संबंधी अनेक घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी, तूफान, बादलों का गरजना, ये सब कहाँ पे होते हैं? ये सब क्षोभ मंडल में ही होते हैं। बिजली चमकना आदि ये सब कहाँ होते हैं? ये सब घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। यही इसका सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं। तो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वह क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। इस प्रकार धरातल पर पाए जाने वाले सभी जीवधारियों के लिए क्षोभ मंडल बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य के लिए ही नहीं, धरातल पर समस्त प्राणियों जीवधारियों के लिए क्षोभ मंडल बहुत महत्वपूर्ण है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल पहला था क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल। क्या है यहाँ पे? दूसरे नंबर पे समताप मंडल, ये पहले नंबर पे क्षोभ मंडल। समताप मंडल में क्या होता है कि समताप मंडल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ओजोन परत इसी समताप मंडल में पाई जाती हैं। जो सूर्य से आने वाली हानिकारक जो परावैंगनी किरणें होती हैं, हम सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को से हमारी रक्षा करती है, क्योंकि उसमें वहाँ जो ओजोन परत होते हैं, ओजोन परत का क्या कार्य है कि सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है जो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। मध्य मंडल में उल्कापात किसे कहते हैं? जिसे हम लोग क्या कहते हैं?
टूटता तारा कहते हैं। तो मध्यमंडल, जब पहला हम लोग क्षोभ मंडल देखे, दूसरा हम लोग समताप मंडल। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटती हैं। प्रत्येक 1 किलोमीटर के ऊपर जाने पे 6.5% डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी आती है। मौसम संबंधी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मौसम संबंधी घटनाएं वहीं पे घटती हैं। वह समस्त जीवधारियों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण मंडल होता है। दूसरा समताप मंडल देखे और तीसरा मंडल मध्य मंडल कहलाता है। समताप मंडल में क्या था, ओजोन परत पाई जाती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही था। और ओजोन परत का कार्य होता है सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित करना। तीसरा है मध्य मंडल में ही जो हम लोग ये टूटता तारा देखते हैं किस मंडल में होती है, तो वो मध्य मंडल यानी मध्य मंडल में यहीं पे होती है। आयन मंडल द्वारा रेडियो तरंगे पृथ्वी की ओर परावर्तित की जाती हैं, जिससे हमें रेडियो व टेलीविज़न का प्रसारण सुनाई व दिखाई देता है। बाह्य मंडल, अब आते हैं कितने मंडल हम लोग पढ़ें। सबसे पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल में हम लोग देखे थे रेडियो तरंग। मध्य मंडल में उल्कापात होते हैं, टूटता तारा जैसी घटनाएं दिखती हैं। और यहाँ पे ओजोन परत, समताप मंडल में ओजोन परत के लिए, और ये मौसम संबंधी घटनाओं के लिए होती हैं, तो इसमें रहती हैं। और आता है वायुमंडल, कितनी परतें हुई, 1 2 ये 3 ये 4 5। तो हम 5 परतों के बारे में पढ़े हैं। तो वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती हैं। जिसमें कौन सी गैस है, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल के तत्व, ये देखिए वायुमंडल के तत्व कौन कौन से हैं। वायुमंडल के प्रमुख तत्व तापमान, पवन, वायुदाब, वर्षा और आर्द्रता, ये वायुमंडल के तत्व कहे जाते हैं। तापमान, वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत, जाहिर सी बात है वायुमंडल में जो हमारी पृथ्वी है, इसका ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत तो सूर्य ही है। सूर्य सभी दिशाओं में प्रकाश और ऊष्मा का विकिरण यानी किरण फैलाना है। ऊष्मा का विकिरण का अर्थ क्या हुआ कि किरण फैलाना है, हर तरफ किरण फैलाना, विकिरण करता है। इसे ही सौर विकिरण कहते हैं। सौर विकिरण अब आप लोग समझ गए हैं, इसे ही सौर विकिरण कहते हैं। सभी दिशाओं में सूर्य प्रकाश और ऊष्मा का जो विकिरण करता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को सूर्यातप कहते हैं। पृथ्वी को प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को सूर्यातप कहते हैं। सूर्यातप किसे कहते हैं, जो सौर विकिरण पृथ्वी को जो प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं, सूर्यातप कहते हैं। पृथ्वी का धरातल मुख्यतः इसी सूर्यातप से गर्म होता है। पृथ्वी का धरातल कैसे गर्म होगा, तो सूर्यातप से ही गर्म होगा। सूर्य की किरणें पहले धरातल को गर्म कर देती हैं। सूर्य की किरणें आती हैं तो पहले धरातल ही गर्म होता है, फिर गर्म हुआ धरातल अपने संपर्क में आने वाले वायु को गर्म करती है, वायु को गर्म कर देती है। फिर वायु गर्म होकर ऊपर उठती हैं। जाहिर सी बात है, पहले पृथ्वी गर्म हुई, पृथ्वी के संपर्क में आने वाले वायु गर्म हुई तो गर्म होकर ऊपर उठी, वायुमंडल को और पूरे वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो सूर्य सबसे पहले पृथ्वी पे पड़ती है, पृथ्वी पर आया सूर्यातप के कारण पृथ्वी गर्म हुई तो पृथ्वी के संपर्क में आने वाली गैसें गर्म हुई, गैसें जो गर्म हुई वह ऊपर उठी, तो ऊपर उठ के हर तरफ फैल के पूरे वायुमंडल को गर्म करती हैं। इस प्रकार वायुमंडल मुख्यतः नीचे से गर्म होता है। अतः वायुमंडल, अगर कोई ये क्वेश्चन आ जाए कि इसको पेडागॉजी के रूप में पूछेगा या दूसरे तरीके से घुमा के पूछेगा कि अगर मान लीजिए हम सीधे पूछ रहे हैं कि अगर वायुमंडल में सबसे शुरुआत गर्म होने की कहाँ से होती है, ऊपर से कि नीचे से, तो हम लोग कहेंगे सूर्य की किरणें ऊपर से आ रही हैं तो वायु को गर्म करते हुए ही धरती तक पहुँचेंगी। जबकि देखिए वायुमंडल मुख्यतः नीचे से गर्म होता है।
वायुमंडल मुख्यतः नीचे से ही गर्म होता है। अतः वायुमंडल के निचले भाग में सामान्यतः तापमान अधिक होता है। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तापमान घटता जाता है। इसलिए हिमालय पर्वत की चोटियों पर सदैव बर्फ जमी रहती है। वायु की गर्माहट यानी उष्मा या ठंडेपन की मात्रा को तापमान कहते हैं। गर्माहट और जो ठंडापन होता है, तापमान का अर्थ जाहिर सी बात है, तापमान का अर्थ सिर्फ ठंडा या सिर्फ गर्म तो होगा नहीं। तापमान का अर्थ है ठंडा और गर्म। ठंडा या गर्म ठंडेपन की मात्रा को तापमान कहते हैं। तापमान मापने की मानक इकाई डिग्री, जो मानक इकाई है डिग्री सेल्सियस, इसे तापमापी द्वारा नापते हैं। वायु दाब। वायु विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण है। उसका अपना स्वयं का भार होता है। इस कारण धरातल पर वायु अपने भार द्वारा दबाव डालती हैं। धरातल पर वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को ही वायुदाब और वायुभार कहते हैं। वायुदाब एक यंत्र के द्वारा मापा जाता है जिसे बैरोमीटर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आते भी हैं कि बैरोमीटर का यदि कार्य पूछ लेगा तो क्या बैरोमीटर का कार्य है, या पूछ लेगा कि एक यंत्र के द्वारा, किस यंत्र के द्वारा वायुदाब को मापते हैं, तो किस के द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा, या बैरोमीटर के द्वारा। बैरोमीटर का कार्य क्या है, तो वायुदाब को मापा जाता है। माप करते हैं। माप की जो इकाई होती है, उसमें जो माप की इकाई होती है वो मिलीबार में होती है। क्या होते हैं, उसे मिलीबार कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडलीय दाब का वितरण एक समान नहीं है। पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडल का दाब का वितरण एक समान नहीं है। कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है। दाब के वितरण में लंबवत तथा क्षैतिज दोनों प्रकार की विभिन्नताएं आती हैं। अब देखते हैं ये विभिन्नता कैसे है। ऊर्ध्वाधर या लंबा। जैसा कि आप जानते हैं कि धरातल से ऊपर जाने पर वायु का दाब कम होता है। यही तो होता है ना कि जैसे जैसे धरातल से ऊपर उठती हैं वैसे वायु दाब कम होता है। वायु का घनत्व निचली परतों में सर्वाधिक होती है। जाहिर सी बात है, जब वायु का घनत्व निचली परतों में सर्वाधिक रहेगी, क्योंकि वायु की निचली परत में जितनी भी भारी गैसें होती हैं सब निचली परत में रहती हैं, इसीलिए निचली परत में सर्वाधिक होती है। इसके विपरीत ऊपरी परतों की वायु विरल होकर फैल जाती है। अतः ऊंचाइयों के साथ दाब व घनत्व दोनों कम होते हैं। धरातलीय या क्षैतिज वितरण। वायुमंडलीय दाब के अक्षांशीय वितरण को वायुदाब का क्षैतिज वितरण कहते हैं। इस आधार पर पृथ्वी पर वायुदाब की निम्न पेटियां पाई जाती हैं। हम बहुत डिटेल में नहीं चलेंगे, इसको पेटी को एक नज़र से देखते हैं। जितना सिलेबस में है, जैसे क्वेश्चन आता है उसी के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे यहाँ की हवा गर्म और हल्की होकर ऊपर उठने लगती हैं। जब कोई चीज़ें गर्म होती हैं तो वो हल्की हो जाती है। तो जैसे ही वो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वहाँ की जो हवा होती है वह गर्म और हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, जिससे यहाँ पर वायु की कमी के कारण वायु का दबाव कम हो जाता है। जिससे जाहिर सी बात है, जब वहाँ पे वायु गर्म हुई और ऊपर उठी, यही प्रक्रिया हमेशा चलती है, तो क्या उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वहाँ पे वायु की कमी हो जाती है। वायु की कमी होने के कारण वायु का दबाव कम हो जाता है। इस कम दबाव वाली पेटी को ही शांत पेटी या डोल ड्रम कहते हैं। इस कम दबाव वाली पेटी को शांत पेटी या डोल ड्रम कहते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि डोल ड्रम या शांत पेटी क्या है। ये कुछ बहुत नहीं है, जो बस सीधे सीधे आप समझिए विषुवत रेखा जो भूमध्य रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा, उसकी वायुदाब पेटी के बारे में हम समझ रहे हैं कि वो क्या होती है। कि पृथ्वी भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, सूर्य की किरणें इस पर सीधी पड़ी तो यहाँ के आसपास का जो वायु है वो भी गर्म हो गया, और जो गर्म होकर हल्का होकर ऊपर उठने लगा तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वायुदाब कम हो गया। जब यहाँ पे वायुदाब कम हो गया, वायुदाब की कमी के कारण
दबाव कम हो जाता है इस कम दबाव वाली पेटी को, तो दबाव कम हो जाएगा तो वही उस पेटी को शांत पेटी या डोलड्रम कहते हैं। हम लोग डोलड्रम को अच्छे से समझे कि डोलड्रम शांत पेटी क्या था। ऐसे सुनने में ज्योग्राफी के कुछ टर्म्स होते हैं कि लगते हैं कि बहुत कठिन है, लेकिन आप उनको समझिए तो बहुत कठिन नहीं होते हैं, उसको बस समझने की बात होती है। अब हम समझते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? निम्न वायुदाब पेटी, विषुवतीय या भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। दूसरा है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। यह पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 अंश और 35 अंश, भूमध्य रेखा के दोनों ओर, भूमध्य रेखा के आप समझिए ये है कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर मतलब इधर भी और इधर भी, इधर भी और इधर भी, दोनों ओर 30 अंश और 35 अंश अक्षांश के बीच, मतलब यहाँ जो अक्षांश होता है 30 अंश और 35 अंश ऊपर नीचे दोनों तरफ अक्षांश के बीच में होती है। ये बीच जो होती है इसी को क्या कहते हैं? इसी को उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी कहेंगे। इसी को, इतनी दूर को जो इधर 30 अंश और 35 अंश अक्षांश के बीच होती है उसे ही उच्च वायुदाब पेटी कहेंगे। यहाँ तापमान भी अधिक रहता है, जैसे जो भूमध्य रेखा के पास होगा तो तापमान अधिक रहेगा, तथा भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र के ऊपर से आने वाली हवाओं के उतरने से वायुदाब उच्च हो जाता है। यह पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 अंश और 35 अंश अक्षांश के बीच होती है। यहाँ तापमान भी अधिक रहता है तथा भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र के ऊपर से आने वाली हवाओं के उतरने से वायुदाब भी उच्च पाया जाता है। आगे देखते हैं सामान्यतः, मतलब समानतः क्या होता है कि वायुदाब और तापमान के विपरीत संबंध होते हैं, अर्थात जब तापमान ज़्यादा होता है तो वायुदाब कम होता है। आप लोग इसको चीज़ को समझ रहे होंगे कि जब तापमान ज़्यादा होगा तो वायुदाब कम होगा और जब तापमान कम होगा तो वायुदाब ज़्यादा होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब थर्मामीटर ऊंचा हो तो बैरोमीटर नीचा, तथा थर्मामीटर नीचा हो तो बैरोमीटर ऊंचा होता है। आगे देखते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। यह पेटी 60 अंश से 65 अंश अक्षांश के आसपास दोनों गोलार्धों में पाई जाती हैं। पृथ्वी के अपनी धुरी पे घूमने के कारण इस क्षेत्र की वायु ऊपर उठकर ध्रुव तथा उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र की ओर चली जाती हैं, जिससे इस क्षेत्र में वायु विरल हो जाती है, अतः निम्न वायुदाब पाया जाता है, जबकि तापमान भी यहाँ कम रहता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। यह पेटी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर 90 अंश तक पाई जाती है। यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर तिरछी, सूर्य की किरणें जो होती हैं डायरेक्ट न पड़ के वर्ष भर तिरछी पड़ती हैं, अतः तापमान अस्थायी रूप से बहुत ही कम होता है, अतः ध्रुवों के ऊपर उच्च वायुदाब पाया जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को ही आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा आती है। जब जल का वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है, बहुत ही नॉर्मल है। जब सूर्य की किरणें धरातल पर पड़ती हैं तब जहाँ कहीं भी थोड़ी सी नमी होती है वह बादल में बदल जाती है और यह वाष्प वायुमंडल में आ जाती है। ये देखिए जल से कैसे जलवाष्प में परिवर्तन हो रहा है। जब ताप घटने पर यह जलवाष्प जल में परिवर्तित हो जाती है तो उसे ही संघनन कहते हैं। संघनन किसे कहते हैं? संघनन जब ताप घटने पर जलवाष्प जल में परिवर्तित हो जाती है तो उसे संघनन कहते हैं। संघनन द्वारा ही ओस, पाला, कोहरा, बादल और वर्षा होती है। वर्षा क्या है? वायुमंडल में जल वाष्प का लगातार संघनन होने पर संघनित कणों के आकार में वृद्धि होती है। जब ये कण बड़े और भारी हो जाते हैं तो पृथ्वी के धरातल पर गिरने लगते हैं, अतः ये बूंदों के रूप में धरती पर गिरते हैं तो इन्हें वर्षा कहते हैं, लेकिन ये हिमकणों के रूप में गिरते हैं तो हिमपात कहते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को आर्द्रता मापी यंत्र कहा जाता है, ठीक, हाइग्रोमीटर। तो अब आप लोग सोचिए, आप लोग बताइए कि वायुदाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट।
मौसम और जलवाष्प। आपने कभी बदलते हुए मौसम को देखा है? दिन में हल्की हल्की ठंडी ठंडी सुहावनी हवा चल रही हो, तभी अचानक वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। इसके बाद मौसम साफ हो जाए और तेज धूप चमकने लगे। इस प्रकार पल पल, घंटे घंटे, दिन, सप्ताह, धूप, हवा, वर्षा आदि स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। यही दैनिक परिवर्तन मौसम कहलाता है। इसके विपरीत लंबे समय तक किसी क्षेत्र विशेष की मौसमी दशाओं की योग को जलवायु कहते हैं। इस प्रकार मौसम वायुमंडल की क्षणिक बहुत थोड़े समय के लिए अवस्थाओं का बोध कराता है। क्वेश्चन आंसर देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन आंसर है, आप लोग कर पा रहे हैं? अगर नोट्स बनाए होंगे तो आप लोग और भी अच्छे से कर पा रहे होंगे। जितना ही देख के आप लोग देख के ही करेंगे, लेकिन वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए रहेगा। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, इसका प्रतिशत भी लिखिए। बताए थे कि मुख्यतः 2 प्रकार की गैसें हैं, 78 नाइट्रोजन है, 21 ऑक्सीजन है, और अन्य जो है वो 1% में है, जैसे कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड था 0.03%। वायुमंडल का हमारे लिए क्या ज़रूरत है, इसको सोचिए, इसको लिखिए कि वायुमंडल का हमारे लिए क्या ज़रूरत है। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। वायुदाब किसे कहते हैं? पृथ्वी पर वायुदाब की कितनी प्रमुख पेटियां हैं? संघनन किसे कहते हैं? इसके कौन कौन से रूप हैं? मौसम और जलवायु में अंतर। पृथ्वी पर वायुदाब की कितनी प्रमुख पेटियां हैं? संघनन किसे कहते हैं? इसके कौन कौन से रूप हैं? मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? ये सही टिक करना है कि ये सही है या गलत। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि दूसरे का क सही है या गलत। धरातल से 15 किलोमीटर ऊपर तक का वायुमंडल सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। गैसों के अलावा वायुमंडल में कुछ और नहीं पाया जाता है। वायुमंडल में 21% से अधिक ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। क्या ये सही है? 21% से अधिक ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। यहाँ एक क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, तो इसका आंसर आप लोग को ही देना पड़ेगा। अगर आप लोगों को नहीं याद है तो प्लीज़ जाइए फिर से वीडियो देखिए और इस चीज़ को बताइए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मौसम संबंधी घटनाएं में घटित होती हैं। इसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे जोड़ा बनाना है, यहाँ मिलान करने के लिए दिया गया है। चलिए, आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।